नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के लोक चित्रकला को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जहां पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग ट्रिक का भी उपयोग करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक दिख रहे हैं इन पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लोक चित्रकला होता क्या है। तो किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चित्रकारी की पारंपरिक कला को लोक चित्रकला कहते हैं। आपको पता है कि जो लोक चित्रकला है ये सबसे प्रचलित रूप है चित्रकारी का, और इस कला में कुछ आधुनिक काल में भी लोकप्रिय हैं। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कलमकारी पेंटिंग, तंजावुर पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, ये सब। तो अब हम लोग एक एक करके भारत के सभी लोक चित्रकला के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलमकारी चित्रकला की। जो कलमकारी चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा आंध्रा, यानी आधा शब्द। कलमकारी की बात हो रही है तो कलमकारी में आपको कलम शब्द मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा जो लोग कलम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि छोटे वाले जो प्लांट होते हैं उसको आधे से कट कर देते हैं और उसके ऊपर बढ़िया वाले प्लांट का कलम लगा देते हैं। तो आधे से कट करके कलम लगाते हैं, तो आधा फॉर आंध्रा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलमकारी जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और यह जो है ये सूती वस्त्र में नुकीले नोक वाले बांस की लेखनी के प्रयोग से बनाई जाती है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वह है आंध्र प्रदेश का श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टनम। ठीक है। और इसमें प्रयोग किया जाने वाला जो रंग होता है वो होता है वनस्पति रंजक से निर्मित। ठीक है। तो ये चीज़ आपको कलमकारी चित्रकला के बारे में याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मधुबनी पेंटिंग की। जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिहार को कर लेते हैं बिहारी, यानी बांके बिहारी। बांके बिहारी किसे बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। और आपको पता है जो बांके बिहारी हैं वो मधुबन में रास रचाते थे। तो मधुबन फॉर मधुबनी पेंटिंग। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो मधुबनी चित्रकला है ये बिहार राज्य से संबंधित है। और जो मधुबनी चित्रकला है इसे मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस चित्रकला का जो मूल आधार है वो है रामायण काल के दौरान। रामायण काल के समय जब राम भगवान का विवाह सीता माता से हुआ था तब सभी मिथिला वासियों ने अपने दीवारों पर ये चित्र यानी ये पेंटिंग की थी। ठीक है। इस कारण से इसको मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के मधुबनी जिले का जो जितवारपुर गांव है इसका प्रमुख केंद्र है। और इसको मतलब मधुबनी पेंटिंग को सन 2022 में जीआई टैग भी मिल चुका है। और यह कला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी सहित बिहार के अलावा जो नेपाल है उसके तराई क्षेत्र में भी विस्तारित है। तो ये चीज़ आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं चेरियाल चित्रकला की, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो चेरियाल को कर लेते हैं चेरी को चोरी, और चोरी लगाई जाती है तो लगाना फॉर तेलंगाना। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो चेरियाल चित्रकला है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। यह चित्रकला कपड़े पर चित्रकारी करके तैयार की जाती है और यह नक्काशी कला का एक प्रकार है। इसमें स्क्रॉल यानी जो लपेटन होते हैं उनको लोक गायक समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानी या लोक गायन के रूप में चित्रित किया जाता है। यह प्रायः बड़े होते हैं, मतलब विशाल होते हैं, मतलब ये लगभग 45 फीट तक होते हैं। और 2007 में इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। तो इसके बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको भी 2007 में जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं फुलकारी पेंटिंग की। जो फुलकारी पेंटिंग है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, फुलकारी को कर लेते हैं फ्यूल कार, यानी कार में फ्यूल की बात हो रही है तो ऐसा मानिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि फ्यूल कार में फुल करवा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है हर कोई नहीं करवा पाएगा। जिसके पास बढ़िया जॉब है वो हमेशा कार का फ्यूल फुल करवा के रखेगा। तो जॉब फॉर पंजाब, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फुलकारी पेंटिंग है ये पंजाब राज्य से संबंधित है। और यहाँ पर फुलकारी का जो अर्थ है वो है फूलों की कलाकारी से, यानी जो फुलकारी है ये एक तरह की कढ़ाई होती है जो कि चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। मतलब चुनरी या दुपट्टों पर फूलों की कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्ली चित्रकला की। यह संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। तो वर्ली को कर लेते हैं बलि देने की बात। और आपको पता है बलि किसी न किसी अस्त्र से देंगे, तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महान अस्त्र। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो वर्ली चित्रकला है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसके बारे में आप यह याद रखिएगा कि यह महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। वर्ली जनजाति द्वारा विवाह के समय अनिवार्य रूप से इसको बनाया जाता है। पहले इसको दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब कपड़ों और कागजों में भी बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं पट्टचित्र चित्रकला की। यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए पट्ट को कर लेते हैं पत्र, यानी पत्ता की बात। या फिर पत्र की अगर बात करें तो आपको पता है पहले पत्र कौन ले जाता था, कबूतर ले जाता था। कबूतर को दे दिया जाता था तो कबूतर उड़कर पत्र पहुंचा देता था। तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पट्टचित्र चित्रकला है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर जो पट्ट है, पट्ट का अर्थ कपड़े से होता है। इस चित्रकारी का जो आधार है वो कपड़ा है। इसे मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों तथा ताड़ के पत्तों पर बनाया जाता है। और इसके बारे में ये याद रखिएगा कि इसमें जगन्नाथ भगवान व उनकी बहन सुभद्रा का जो चित्र है वो मुख्य होता है। ठीक है, तो ये जो चित्र है मुख्य रूप से बनाया जाता है पट्टचित्र चित्रकला में। इसके बाद बात कर लेते हैं कालीघाट चित्रकला की। ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो आपने सुना होगा काली कलकत्ते वाली, है ना। तो काली कलकत्ते वाली, कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो कालीघाट चित्रकला है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसकी जो उत्पत्ति है वो भी कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास वाले क्षेत्र में हुई थी। इस कारण से इसको कालीघाट चित्रकारी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। फिर बात कर लेते हैं गोंड चित्रकला की। यह संबंधित है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में कर लेते हैं एमपी। मैं हमेशा एमपी को करता हूं, एम से मम्मी और पी से पापा। तो मम्मी पापा बच्चों के लिए गॉड है, यानी भगवान है। तो गॉड फॉर गोंड पेंटिंग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोंड पेंटिंग किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से। यह चित्रकला गोंड जनजाति द्वारा दीवारों व फर्श पर की जाती है और इसको सन 2023 में जीआई टैग मिल चुका है। यह पेंटिंग प्रकृति, जानवर व धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन के तरीके को भी दर्शाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको गोंड पेंटिंग के बारे में याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं पिथौरा चित्रकला की। जो पिथौरा चित्रकला है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, गुजरात में आपको गुज्जर सिंह मिल जाएगा जो कि डाकू का नाम है। मेला फिल्म में आपने देखा होगा। तो डाकू कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में छिपकर, यानी पत्थरों के बीच छिपकर। तो पत्थर फॉर पिथौरा। तो आपको याद हो जाएगा कि जो पिथौरा चित्रकला है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके बारे में आप यह भी याद रखिएगा कि यह भील जनजाति द्वारा अपने त्यौहार पिठौरा पर घर की दीवार में बनाया जाता है और आधुनिक समय में इसे कागज, कैनवास और कपड़ों पर भी बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं तंजौर पेंटिंग की, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए तंजौर में आपको शब्द मिल जाएगा जोर, मतलब जोर की बात हो रही है। जोर घटाना प्लस माइनस। तमिलनाडु को याद करने के लिए तमिल को तालीम करते हैं। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है शिक्षा। तो जाहिर सी बात है कि जोर घटाना जो है वो तालीम से संबंधित है। जिसको तालीम दी जाएगी उसी को जोर घटाना आएगा। तो याद रखिएगा जो तंजौर है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और याद रखिएगा कि इस चित्रकला को 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था और यह दक्षिण भारतीय चित्रकला में सबसे लोकप्रिय चित्रकला है। इसके बाद बात कर लेते हैं पटुआ कला की, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य से ही संबंधित है और यह लगभग 1000 वर्ष पुरानी चित्रकला है। इसमें देवी देवताओं व मंगल काव्यों की शुभ कहानियाँ चित्रों के रूप में वर्णित की जाती हैं।
कैसे आसानी से याद हो जाएगा? पटुआ का जो पा है उससे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो पटुआ लोक चित्रकला है ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसके बाद बात कर लेते हैं पैटकार चित्रकला, जो कि संबंधित है झारखंड से। अब यहाँ भी आप वैसे तो देख रहे होंगे कि पैटकार में पै शब्द लिखा हुआ है, तो पै से पश्चिम बंगाल होगा, ना कि पश्चिम बंगाल। सीधा छोटा पा लिखा हुआ है, छोटा पा से पा यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पैटकार लिखा हुआ है जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? पैटकार को कर लेते हैं पेंटकर। और नॉर्मली जब हम लोग चित्रकारी सीखते हैं या फिर थोड़ा बहुत चित्रकारी जब करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने झंडे की चित्रकारी करते हैं, है ना। झंडा बहुत ही आसान होता है, तो सबसे पहले झंडे की ही चित्रकारी करते हैं। तो झंडा फॉर झारखंड, ठीक है, झंडा झारखंड। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो पैटकार चित्रकला है ये झारखंड राज्य से संबंधित है। इसका जो संबंध है ये मां मनसा से है, और इसका जो सामान्य विषय है वह है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। तो इसी के बारे में चित्रकारी की जाती है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। यद्यपि यह प्राचीन कला है, परंतु निरंतर पतन के कारण यह धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मंजूषा चित्रकला की, जो कि बिहार के भागलपुर क्षेत्र से संबंधित है। तो मंजूषा और बिहार से संबंधित एक कहावत है, मंजूषा में आपको मन शब्द मिल जाएगा। तो आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मन जैसा सोचता है वैसे ही होता है। तो मन जैसा फॉर मंजूषा, तो मन से अगर हार गया इंसान तो हार जाता है, तो हार फॉर बिहार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मंजूषा लोक चित्रकला है ये बिहार राज्य से संबंधित है। इसे अंगिका कला भी कहते हैं, क्योंकि जो अंग महाजनपद है ये उससे संबंधित माना जाता है। इसमें सर्प का रूपांकन जो है सदैव विद्यमान रहता है, इस कारण से इसको सर्प चित्रकला भी कहते हैं, और इसे जूट व कागज के डिब्बों में बनाया जाता है। तो मंजूषा के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसको अंगिका कला भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं फड़ चित्रकला की, जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो फड़ को कर लेते हैं फन, और आपको पता है फन कौन करेगा? जो हमेशा सुख में रहेगा, और सुख में राजा महाराजा ही रहते हैं, तो राजा फॉर राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फड़ चित्रकला है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, और इसे लपेटे जाने वाले कपड़े यानी स्क्रॉल पर बनाया जाता है, जिसकी अगर बात करें कि चौड़ाई या फिर लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 15 से 30 फीट तक, और इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है धार्मिक। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सौरा चित्रकला की, जिसको लौंजिया सौरा के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्रकला ओडिशा की सौरा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ओडिशा और सौरा को कर लेते हैं सैर। तो सैर करना है अगर किसी को, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी वाहन से जाएगा, और यहाँ पर ओडिशा में आपको ऑडी शब्द मिल जाएगा। तो ऑडी से सैर करने जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ऑडी फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सौरा चित्रकला है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, और याद रखिएगा कि यह एक भित्ति चित्रकला भी है। इसे ईटालोन या आइकॉन भी कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि टी शर्ट व महिलाओं के परिधान में ये जो सौरा शैली की चित्रकला यानी डिजाइन देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बसोहली पेंटिंग की, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है सन 2023 में। बसोहली में बसने की बात हो रही है, तो आपने सुना होगा कि हमेशा ही कश्मीरी पंडितों के बसने की बात की जाती है। आपने कश्मीर फाइल भी देखी होगी, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ से कैसे पंडितों को निकाल दिया गया था। तो कोई भी नॉर्मली ऐसा मुद्दा नहीं उठाता है कि जो कश्मीरी पंडित है वो दोबारा अपने स्थान पर पहुँचे। तो बसने की बात थोड़ी बहुत होती रहती है कश्मीरी पंडितों की। तो कश्मीर फॉर जम्मू कश्मीर, और बसने की बात बसोहली पेंटिंग। तो याद रखिएगा कि जो बसोहली पेंटिंग है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। फिर बात कर लेते हैं अरोफ पेंटिंग की, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरोफ को कर लेते हैं रूफ, रूफ यानी छत, और हिमाचल में हे माँ आंचल। तो माँ का आंचल जो होता है बच्चों के लिए छत का काम करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अरोफ पेंटिंग है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर बात कर लेते हैं सोहराई व कोहबर कला की, जो कि संबंधित है झारखंड से। तो सोहराई व कोहबर को इकट्ठा पढ़ेंगे तो सौबर हो जाएगा,
सॉवर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सॉवर यानी स्नान करने से संबंधित। तो अगर झरने के नीचे खड़े होंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे सॉवर ले रहे हों, तो आपको याद हो जाएगा कि झरना फॉर झारखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा सोहराई व कोहबर चित्रकला जो है झारखंड से संबंधित है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है सन 2020 में। और यह चित्रकला जो है ये लगभग 5000 पुरानी चित्रकला मानी जाती है। यह चित्रकला गुफा की दीवारों से घरों की दीवारों तक आने में जल्दी ही अपना स्थान बना चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण लोक चित्रकला थे उनको याद किया। अब कुछ महत्वपूर्ण फर्श चित्रकला हैं जो कि हमेशा फर्श पर ही किए जाते हैं, कपड़ों पर नहीं किए जाते, तो उनको देख लेते हैं। तो एक है रंगोली फर्श चित्रकला जो कि संबंधित है महाराष्ट्र से। रंग वाली फर्श चित्रकला संबंधित है कर्नाटक से। मंडाना फर्श चित्रकला संबंधित है राजस्थान से। एपन फर्श चित्रकला उत्तराखंड से। मुगुल्लू फर्श चित्रकला संबंधित है आंध्र प्रदेश से। औरिपन फर्श चित्रकला संबंधित है बिहार से। अल्पना फर्श चित्रकला पश्चिम बंगाल। कोलम फर्श चित्रकला तमिलनाडु। और कलामा जट्टू फर्श चित्रकला संबंधित है केरल से। ठीक है, तो आप चाहें तो फर्श चित्रकला को भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।